हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। केमिस्ट्री 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ बात की थी और इस वीडियो में भी मैं केमिस्ट्री 10 के उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगी जो कि कल होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। ये जो प्रश्न है ये पिछली परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में और एक बार शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में भी पूछा जाए। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के स्वाधीनता संबंधी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए उनकी कहानियों में चित्रित स्वाधीनता आंदोलन को रेखांकित कीजिए। या फिर ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन। इसमें हम लोग प्रेमचंद जी का उनकी कहानियों में जो उनके स्वाधीनता संबंधी दृष्टिकोण था उसके बारे में जानेंगे। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का बहुत ही जीवित चित्रण किया है और उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का यही मतलब था कि विदेशियों को भगाना और आत्म परिष्कार। स्वाधीनता आंदोलन का जब वो अपनी कहानी में जिक्र करते हैं तो उसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति का, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टि का, स्वराज्य के लिए होने वाले प्रयासों का, स्वदेशी आंदोलन का और उसमें हिस्सा लेने वाले जो व्यक्ति थे उनके संघर्षों का और शराबबंदी आंदोलन, इन सभी चीज़ों पर भी उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। स्वाधीनता आंदोलन का आशय या उद्देश्य क्या था? इसको अगर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, पहला उद्देश्य था उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियां लिखी उसमें स्वाधीनता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आशय यही था कि वे भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे और वे हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन व्यवस्था से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। दूसरा उद्देश्य था स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता का मुख्य उद्देश्य तो उपनिवेशवाद से मुक्ति था, लेकिन उसके साथ साथ ही यह भी था कि स्त्रियां भी स्वाधीन हों और जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं हो जाती तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक था कि स्त्रियों की मुक्ति हो और उसको भी उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तीसरा उनका उद्देश्य था दलित मुक्ति। प्रेमचंद जी की जो भी कहानियां हैं उसमें दलित मुक्ति भी हमें देखने को मिलती है, जो कि स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अंश था। अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना। और यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेमचंद जी ने जब अपने अंतिम दिनों में जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया उसका अधिकांश अंश दलित मुक्ति को ही समर्पित किया। चौथा है किसानों की स्वाधीनता। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण आशय यही लिया कि किसान स्वाधीन हो, और जाहिर है कि यह स्वाधीनता दोहरे अर्थ में भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद जी चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के किसान भी स्वाधीन हो, उन्हें किसी जमींदार की गुलामी न करनी पड़े। हम लोग देख लेते हैं कि प्रेमचंद जी की वो कहानियां जिनमें कि हमें स्वाधीनता आंदोलन संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। पहली कहानी है अधिकार चिंता। अधिकार चिंता प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी है जिसमें कि उन्होंने जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चल रहे हैं उसी प्रकार उस कहानी में टॉमी भी चलता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं उस कहानी में कि टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता तुम्हारा फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है, किसी से कहता फला तुमको गाली देता था। जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर के आपस में लड़ जाते थे और टॉमी की चांदी हो जाती थी। लेकिन प्रेमचंद जी जानते थे कि इस प्रकार से बराबर चांदी नहीं होगी और कूटनीति पर जीने वाले एक दिन टॉमी की तरह हार जाएंगे। और जब प्रेमचंद जी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी की उस दृष्टि के बारे में बताया जो कि हिंदुस्तानियों को जानवर से भी गया गुजरा समझती है। और प्रेमचंद जी ऐसी दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने की बहुत ही सफल कोशिश करते हैं। उनकी एक कहानी है पत्नी से पति। इस शीर्षक कहानी में जो पति है वह अंग्रेज सरकार का हिमायती है और उसकी पत्नी जो है वो कांग्रेस की पक्षधर है। एक दिन पत्नी कांग्रेस के जलसे में शामिल होने के लिए 200 रुपये चंदा देती है।
इस कहानी में प्रेमचंद जी ने प्रथमा पति और पत्नी के चरित्र को स्पष्ट किया है। पति को हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है, लेकिन पत्नी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। कहानी की पहली पंक्ति में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। इस कहानी में जो है वो प्रेमचंद जी ने मिस्टर सेठ को एक हास्यास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। मिस्टर सेठ जो है विलायती टूथ पाउडर और दांतों पर मतलब ब्रश मलना, विलायती साबुन से नहाना, विलायती चाय पीना, विलायती दूध पीना या फिर विलायती सूट पहना, इन सब चीज़ों को करते हुए दिखाते हैं। और ये सब मिस्टर सेठ उन दिनों कर रहे थे जबकि लाखों भारतीय जो है वो विलायत शब्द से ही नफरत कर रहे थे। और प्रेमचंद जी ने मिस्टर सेठ को सही रास्ते पर लौटता हुआ दिखाया है। उनकी पत्नी गोदावरी उन्हें जीवन का मंत्र देती है और वो कहती है कि बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है, बल्कि जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। तीसरी और चौथी कहानी है समर यात्रा और जुलूस। ये दोनों कहानियाँ हमारे सिलेबस में भी हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। देखते हैं समर यात्रा। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति की भावनाओं का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है। इसमें एक पात्र है नोहरी। उसके चरित्र चित्रण में प्रेमचंद जी ने कलात्मकता और संवेदनशीलता को दिखाया है। नोहरी एक गरीब बुढ़िया है, लेकिन उसके अंदर गजब का उत्साह है। वह सत्याग्रहियों का स्वागत करना चाहती है पर उदास है। और जब वो लोग उत्सव मनाते हैं तो उस उत्सव में जो भी विघ्न आता है, उस विघ्न डालने वालों से नोहरी जो है वो भिड़ जाती है। और पुलिस वाले आकर जब सत्याग्रहियों को अपशब्द कहते हैं, भीड़ को तितर बितर करते हैं, तब नोहरी आती है। और प्रेमचंद इस कहानी में कहते हैं कि नोहरी इस वक्त दोपहर की धूप की तरह काँप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया। वह दारोगा की तरफ घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन है? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो। तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो। उस दौर में ऐसे शब्द कहने का कलेजा सिर्फ नोहरी के वर्ग और उस वर्ग के प्रतिनिधि लेखक प्रेमचंद में ही था। अगली कहानी है जुलूस। इस जुलूस कहानी में भी स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता को देखने को मिलती है। और इस कहानी में एक और इब्राहिम अली है जो कि देश हित में प्राण त्याग देते हैं। दूसरी ओर बीरबल सिंह है जो जानते हैं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व नहीं किया जा सकता, फिर भी गुलामी कर रहे हैं। प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि किस प्रकार एक ही घर में पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेती है और पुरुष बाधा खड़ा करता है। ऐसे ही प्रेमचंद जी ने अपनी कई कहानियों में स्वयं सेवकों के द्वारा पिकेटिंग करने का चित्रण किया है। स्वयं सेवक घर घर जाकर लोगों को सचेत करने के साथ ही दुकानदारों से भी निवेदन करते थे कि वे अपनी दुकानों में विदेशी कपड़े न बेचें। गबन की जो देवी दीन है उसको देखिए तो उसके दोनों पुत्र आंदोलन में शहीद हो गए हैं। और प्रेमचंद ऐसे आंदोलनों की महत्ता जानते थे। उनकी स्पष्ट समझ थी कि भारतीय समाज को लड़ाई के हर मोर्चे पर एकाग्र होना होगा और विजय के लिए जरूरी होता है कि हम अपने बीच के किसी व्यक्ति की उपेक्षा न करें, मतलब कि संगठित होकर रहें। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रेमचंद और उनकी स्वाधीनता संबंधी दृष्टि। अगली वीडियो में हम जो प्रश्न की चर्चा करेंगे प्रेमचंद और उनकी स्त्री दृष्टि या नारी दृष्टि। पिछली वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं जानकर बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।